तो हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, कि जो ग्रेविटी है ग्रेविटेशन के अंदर वो किस तरीके से काम करती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्रेविटी वैल्यू हम जब भी बात करते हैं तो सपोजिटली से ये हमारी है अर्थ जिसका रेडियस है r, ठीक है। तो अर्थ क्या करती है, हर किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो कोई भी चीज़ जो अर्थ से दूर जा रही है, अर्थ क्या करती है, उसको अपनी तरफ एक एक्सेलरेशन के साथ अट्रैक्ट करती है। तो वो जो अट्रैक्शन वैल्यू है जिसके साथ वो हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ध्यान रखिएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है। आपका सिर्फ ये मास वेक्टर जो है, ठीक है ना, उसको तो ये कंसिडर करता है, लेकिन आपका शेप साइज के ऊपर, बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, कोई भी बॉडी जो अर्थ से दूर जाएगी उसको ये अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, ठीक है। कौन? अर्थ। तो हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, स्मॉल जी से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, और जो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है सेम जो कि हमारे पास होती है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की, ठीक है, जिसकी वैल्यू आती है Gm/r², ठीक है, या फिर फोर्स पर यूनिट मास करने से कि किसी भी एक स्मॉल एम मास के ऊपर अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा Gm/r², जिसको हम ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी से भी बताते हैं कि अगर अर्थ के इस सराउंडिंग एरिया में कोई भी मास स्मॉल एम आ रहा है तो ये उसको कितनी इंटेंसिटी के साथ या कितनी स्ट्रेंथ के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब अगर वो बॉडी फॉल कर रही है तो वो कितनी वैल्यू के साथ फॉल करेगी और कितना अर्थ उसके ऊपर अट्रैक्टिव पुल जो है वो अपनी तरफ लगाएगी, ठीक है। तो ये जो स्मॉल जी वैल्यू है दैट इज नथिंग बट आई, और आई भी कुछ नहीं है, दैट इज जी। तो डेफिनेशन में डिफरेंस है, थिंग इज सेम, ठीक। तो स्मॉल जी की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो होती है Gm/r², ठीक है, where G represents the universal gravitational constant, ठीक है, और M है यहाँ पर मास ऑफ अर्थ, ध्यान रखिएगा, यानी कि हर किसी एक प्लैनेट के लिए स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो स्पेसिफिक होगी, है ना। प्लैनेट हो चाहे सैटेलाइट हो, तो अगर हम मून के लिए जी निकालेंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू कुछ और आएगी, क्यों? क्योंकि जो मून का मास है वो अर्थ के मास से क्या है, डिफरेंट, ठीक। सिमिलर फैशन में आर है यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक। तो अगर ये सारी चीज़ें हम अर्थ के लिए बात कर रहे हैं तो अर्थ का मास कंसिडर किया जाएगा, अर्थ की रेडियस कंसिडर की जाएगी, दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी एग्जैक्टली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट टर्म्स में जिसको हम लोग बोल देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि 9.8 और 10 दोनों में से हम कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग कि हमारे पास न्यूमेरिकल में किस तरीके की वैल्यूज़ गिवन है, ठीक। तो स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ के लिए स्पेसिफिक हो गई 9.8। तो अब एम और आर को हमें क्या करना है, अलग देखिए, क्योंकि कैपिटल जी क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो यूनिवर्स में हर जगह इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, फिक्स। तो इसकी वैल्यू फिक्स है, स्मॉल एम और ये सॉरी जो कैपिटल एम है और आर है आपका, ये हर किसी प्लैनेट के लिए स्पेसिफिक होगा या सैटेलाइट के लिए स्पेसिफिक होगा। तो ग्रेविटी वैल्यू हर किसी प्लैनेट की होगी डिफरेंट, ठीक जी। नाउ नेक्स्ट टर्म अब क्या आती है हमारे पास कि जो स्मॉल जी है इसका होता है वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन कैसे होगा, जैसे कि मैंने अभी कहा वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी। तो स्मॉल जी किसी भी बॉडी के ऊपर अगर काम करता है तो उसकी तो शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन स्मॉल जी जब हम अर्थ के लिए बात कर रहे हैं तो जिस स्पेसिफिक प्लैनेट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं उसकी कन्फिग्रेशन के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो किस किस पे डिपेंड करेगा, ये शेप पे भी डिपेंड करेगा, ये साइज पे भी डिपेंड करेगा, और अर्थ आपकी किस तरीके से रोटेट कर रही है ये उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक। तो सबसे पहला फैक्टर जो है मैं वो यहाँ पे ले रही हूँ, दैट इज योर शेप ऑफ अर्थ। तो अर्थ की शेप की जब हम लोग बात करते हैं तो स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है, अर्थ की जब हम लोग बात करते हैं तो शेप इज जियोइड, या इसी को हम लोग बोल देते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड, ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है, या इसी को हम लोग बोल देते हैं ओवल शेप। कैलकुलेशन पर्पज से बता रही हूँ मैं आपको। तो ओवल शेप, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा सा है, हम टर्म देखते भी हैं इसको, तो ओवल शेप में आप यहाँ पर कंसिडर करें इसको और देख सकते हैं कि यहाँ अगर सेंटर से हम ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो ये हमारी है इक्वेटोरियल लाइन, और यहाँ पर जो रेडियस हमें मिलेगी अगर मैं उसको बोलती हूँ रेडियस एट इक्वेटर, ठीक। अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये ज्वाइन करेंगे आपके पोल्स को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहाँ पर अगर इस रेडियस को मैं बोलती हूँ रेडियस एट पोल्स,
तो ध्यान रखिएगा पोलर रेडियस जो है वो आपकी इक्वेटोरियल रेडियस से है कम, ठीक है। तो आपकी रेडियस एट इक्वेटर ग्रेटर है आपकी रेडियस एट पोल से। अब इसकी वजह से होगा क्या, हमने अभी पढ़ा कि आपका जो स्मॉल जी है वो रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब जी आर के ऊपर डिपेंडेंट है तो आर और जी में आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसा रिलेशन है, इन्वर्स का, ठीक है ना। एज वी नो स्मॉल जी कैसा है आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर कहीं पर आर इंक्रीज करेगा तो साइमल्टेनियसली जी करेगा डिक्रीज, अगर आर कहीं पर डिक्रीज करेगा तो साइमल्टेनियसली जी करेगा इंक्रीज। अब देखें क्योंकि हमने कहा इक्वेटर के ऊपर रेडियस क्या है, ज़्यादा, तो इक्वेटर पर रेडियस क्या है, ज़्यादा, तो जी वहाँ पर क्या होगा, कम, ठीक है। तो जी एट इक्वेटर वुड बी लेसर, कम, किससे, जी एट पोल से, ठीक है। क्योंकि पोलर रेडियस कैसी है आपकी, पोलर रेडियस है कम, ठीक है। तो जी की वैल्यू कैसी हो जाएगी आपकी, ज़्यादा। तो आपका क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्मेट में नहीं आता, क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में इस तरीके से कि अगर हम मूव करते हैं फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस डिक्रीजेस, नथिंग हैपन्स, ठीक है ना, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है और डेटा इनसफिशिएंट। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जी इक्वेटर पर क्या है, कम, पोल्स पे कैसा है, ज़्यादा। तो अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेंगे तो जी की वैल्यू करेगी इंक्रीज, ठीक है। और रिवर्स अगर इसका बोलेंगे कि अगर आप पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करेंगे तो जी करेगा डिक्रीज, ठीक है जी। ध्यान रखिएगा ये चीज़ जैसे नॉर्थ पोल के लिए ट्रू है वैसे ये चीज़ ट्रू होगी साउथ पोल के लिए। तो साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे, चाहे इधर आए चाहे इधर आए, ठीक है, दोनों तरफ ही आपकी जी की वैल्यू क्या करने वाली है, डिक्रीज। लेकिन इक्वेटर से चाहे नॉर्थ पोल जाए चाहे साउथ पोल जाए, दोनों ही तरफ आपकी जी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज, ठीक है। तो दिस इज इट, जो है आपका वेरिएशन किसकी वजह से, शेप ऑफ अर्थ की वजह से। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा वेरिएशन आपका जो कि होता है हाइट। हाइट से अब क्या वेरिएशन होगा देख लें अब, ठीक है। डायग्राम बना रही हूँ मैं, उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। ध्यान रखिएगा किसी भी एग्जामिनेशन को में मार्क्स गेन करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपका बहुत बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि सारी चीज़ किस में हो, जस्ट के फॉर्म में हो, है ना। जस्ट क्या है मतलब समरी के फॉर्म में आपको एक जगह पता चल जाए। तो अगर आपका डायग्राम ऐसा है कि जो भी आपने यहाँ लिखा हुआ है वो सब आपको पिक्टोरिकली समझ में आ रहा है, तो दैट मीन्स कि अगर आप पिक्चर इतना अच्छा बना सकते हो तो आपको इन डेप्थ नॉलेज है उस चीज़ की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अगर कोई आंसर आपको बहुत अच्छा आता है तभी पिक्चर बनाइएगा, है ना। अगर आपने पिक्चर गलत बना दी तो आप यहाँ कुछ भी लिखिएगा उसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो थिंग इज कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आंसर अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर पिक्चर गलत हो गई तो आंसर भी गलत हो जाएगा, ठीक। तो पिक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए आप, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे ये हमने बनाया क्या, अर्थ, ठीक है, ये है अर्थ का सेंटर। अब हमने क्या कहा कि आपके जी की वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑब्वियसली बात है हम लोग कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है जी। तो हम क्योंकि अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है तो अगर सपोजिटली से कि हमने कहा कि यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल जी, ठीक है। अब अगर हम क्या करते हैं, अब स्मॉल जी यहाँ पर है तो ध्यान रखिएगा ये आपका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर, ठीक। अब हम क्या करते हैं, सरफेस से जाते हैं कुछ हाइट ऊपर, ठीक। तो सरफेस से अगर हम कुछ हाइट ऊपर जाएंगे, एच हाइट हम चले गए ऊपर, ठीक है। तो ये जो जी सरफेस के ऊपर जी था वो जी ना रह करके अब कितना हो जाएगा, जी डैश, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू फॉर दिस जी डैश, के जी डैश कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट के साथ कैसा वेरिएशन आपका हो जाएगा, सबसे पहली चीज़ कि हम लोग जी को बोल रहे हैं कि जी कितना है आपका, जी एम बाय आर स्क्वायर। ये कौन से प्लेस के लिए है, जब हम बात कर रहे हैं इस सरफेस पॉइंट के लिए या ए पॉइंट के लिए। लेकिन अगर हम बात करेंगे बी पॉइंट के लिए, ठीक है, फॉर ए पॉइंट है ये वेरिएशन, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं फॉर बी पॉइंट तो स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो स्मॉल जी ना होकर क्या हो जाएगी, जी डैश, जो मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे, और वैल्यू वुड बी गिवन बाय जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। मतलब आपकी अर्थ के सेंटर से वहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो देख लें यहाँ पे, यहाँ डिस्टेंस कम था, यहाँ डिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा। बायनॉमिकली इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जी एम से जी एम कट जाता है, और बायनॉमिकली जब हम इसको बायनॉमियल थ्योरम के थ्रू जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आता है जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस 2h बाय आर। दिस इज द आंसर, ठीक है, वेयर h represents the height above the surface of earth।
ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कहाँ से है ये हाइट? अर्थ की सरफेस से है। आर रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये आपका वेरिएशन है किसका? हाइट के साथ। अब इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है? इस फॉर्मूले से पता चल रहा है हमको कि जी डैश जो है वो जी के बराबर हो जाएगा अगर ये टर्म क्या हो जाए हमारी? ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है ना, खत्म हो जाएगी टर्म। तो ये टर्म कब खत्म हो जाएगी? जब h आपका वेरी वेरी लेसर देन r होगा। तो बहुत बड़ी टर्म से बहुत छोटी टर्म को डिवाइड करोगे तो पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना। तो पॉइंट समथिंग का मतलब है कि 1 में से उसको माइनस करो या ना भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस एम्प्लाइज कि आपका g जो है वो जो g डैश है आपका वो टेंड्स टू हो जाएगा g, या g डैश आपका बराबर होगा g के। लेकिन सेकेंड सिनेरियो, अगर आपका जो h है वो इसके कंपैरेबल हो जाए, मतलब h हो जाए r/2, है ना, या फिर h हो जाए r के बराबर, तो उस सिनेरियो के अंदर जो है आपका g डैश वैल्यू जो है वो क्या करेगी? डिक्रीज, ठीक है। क्यों करेगी डिक्रीज? आप देख लें यहाँ पे अगर h बढ़ेगा तो यहाँ h/r, r तो देखिए बहुत बड़ी वैल्यू है। r कितनी बड़ी वैल्यू है? r है आपका 6400 किलोमीटर, अगर हम अर्थ के लिए बात कर रहे हैं तो 6400 किलोमीटर के लिए h को अगर आप ऐसी वैल्यू कंसिडर करते हैं तो सिनेरियो में ध्यान रखिएगा कि एच आर के थोड़ा भी आसपास पहुंचा तो 0.2, 0.4, 0.5 कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी। और ये वैल्यू अगर आ रही है तो 1 में से सब्सट्रैक्ट होने की वजह से ये जो जी वैल्यू है वो जी ना लेके 9.8 से क्या हो जाएगी? कुछ कम, ठीक है। तो अर्थ से अगर हम सरफेस से और एच डिस्टेंस ऊपर जाते हैं तो आपके हाइट गेन करने की वजह से जी की वैल्यू फिर से क्या करती है? डिक्रीज, ठीक है। इक्वेटर पे वैल्यू क्या कर रही थी? डिक्रीज। सेम हाइट पे जाने हैं तो भी जी क्या करता है? डिक्रीज। नाउ नेक्स्ट वेरिएशन, ठीक है। अगर हम क्या करें? थर्ड पॉइंट किसके साथ अगर हम बात करते हैं अब? डेप्थ के साथ, ठीक है। तो डेप्थ के साथ क्या वेरिएशन होगा? डेप्थ बोलने का मतलब क्या है? डेप्थ बोलने का मतलब है कि ये है हमारी अर्थ और ये है रेडियस आर, ठीक है। इस रेडियस आर के ऊपर सरफेस पॉइंट पर, है ना, या सरफेस पॉइंट के लिए ए पॉइंट पर आपके जी की वैल्यू है स्मॉल जी, लेकिन हमने क्या किया? सरफेस से गए अंदर। अब ध्यान रखिएगा आप अर्थ के अंदर जा रहे हैं, ठीक है ना, तो सेंटर से अंदर नहीं जाएंगे। कहाँ से जाएंगे? क्योंकि हम कहाँ पर प्रेजेंट है? सरफेस पर, ठीक है। तो सरफेस से कहाँ जाएंगे? अंदर की तरफ। तो सरफेस से हम गए अंदर, तो डेप्थ डी जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा, डेप्थ डी हमेशा कंसिडर होती है सरफेस पॉइंट से, ठीक है। तो डेप्थ डी अंदर की तरफ हम लोग गए तो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर जो आपका जी काम कर रहा है दैट बिकेम जी डैश, ठीक है। अब ये वैल्यू जी डैश हो गई तो हम स्मॉल जी का फॉर्मूला जानते हैं। तो ए पॉइंट के लिए आपकी जो जी वैल्यू होगी दैट विल बी gm/r², इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन बी पॉइंट के लिए जो आपकी जी डैश की वैल्यू होगी उसमें ध्यान रखिएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो चेंज नहीं होता, लेकिन डेप्थ डी पे हम लोग पहुंचे हैं तो जो ग्रेविटेशनल पुल अप बॉडी के ऊपर काम करने वाला है वो सिर्फ काम करेगा जो इतने डिस्टेंस के अंदर आपका मास इस पॉइंट में एग्जिस्ट कर रहा है उसकी वजह से, ठीक है। तो यानी कि कौन सा मास हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे? ये वाला, ठीक है। और अगर मैं इस मास की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो यानी कि ये m ना हो करके ये क्या हो जाएगा? m डैश। ये डिस्टेंस r ना हो कि वो क्या हो जाएगा? r-d का होल स्क्वायर, ठीक है जी। कैसे? ये डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है d, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r-d, ठीक है। तो r-d डिस्टेंस के अंदर जितना आपका मास एग्जिस्ट करता है, फोर्स जो बॉडी के ऊपर लगने वाला है वो सिर्फ इतने ही, ग्रेविटी वैल्यू जो काम करेगी वो सिर्फ इतने ही मास की वजह से काम करेगी, बाकी मास की वजह से वो बॉडी के ऊपर काम नहीं करेगी, ठीक है। दिस इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट। और जब हम यहाँ पर इस m डैश की वैल्यू कंसिडर लिखते हैं, ठीक है ना, m डैश जो है हम यहाँ पर वो लिखते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के फॉर्मूले से, ठीक है। तो वॉल्यूम को हम यहाँ पर पुट करेंगे, स्फेयर है तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r³ रो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि m डैश की मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पर r ना होकर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r-d, ठीक है। तो r-d अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी तो ये वैल्यू हो जाएगी r-d होल क्यूब इंटू रो, ठीक है। ये वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगी तो नीचे देखिए स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है? क्यूब, ठीक है। तो सिर्फ रह जाएगा r-d एंड अल्टीमेटली दोनों को डिवाइड करने पर g डैश का रिलेशन हमारे पास आ जाएगा g1 - d/r,
ठीक है, 1 माइनस डी बाई आर। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम अर्थ के अंदर भी जाते हैं, डेप्थ में भी जाते हैं, तो डेप्थ में भी जाने की वजह से डी बाई आर वैल्यू 1 में से क्या हो रही है, सब्सट्रैक्ट। तो मतलब जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करेगी आपकी ग्रेविटी वैल्यू भी क्या करेगी, डिक्रीज। ठीक है, सरफेस के ऊपर तो वो रहेगी जी, लेकिन डेप्थ जी पर जाते ही आपकी जो ग्रेविटी वैल्यू है उसका अमाउंट हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, तो कहाँ कहाँ डिक्रीज हुआ, फिर से रिमाइंड करते हैं। आपका ये डिक्रीज हुआ कहाँ पर, हाइट पर। कहाँ पर डिक्रीज हुआ, डेप्थ पर। कहाँ पर डिक्रीज हुआ, इक्वेटर पर। पोल पर वैल्यू क्या थी आपकी, मैक्सिमम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है आपका ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ अर्थ की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें ध्यान रखिएगा अगर अर्थ आपकी जो स्पिन कर रही है या रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट किसी ओमेगा वैल्यू के साथ, अगर वो वैल्यू ओमेगा से क्या हो जाए, बढ़ जाए, या ओमेगा से क्या हो जाए, घट जाए, तो आपकी जो ग्रेविटी वैल्यू है वो उस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगी, चेंज। कैसे चेंज हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। यहाँ से हम लोग एंगल कंसिडर करते हैं इसको लैम्डा, लैटिट्यूडनल एंगल है ये आपको बताता है किसी भी एक पॉइंट की लोकेशन। ठीक है, तो आपकी जो ग्रेविटी है अब जो आएगी वो आएगी जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, तो अगर आप इस पोजीशन को कांस्टेंट रखते हैं तो इस टर्म को छोड़ दें, अगर हम ओमेगा को इंक्रीज करेंगे तो ये पूरी टर्म इंक्रीज, और ये टर्म इंक्रीज तो जी में से वैल्यू सब्सट्रैक्ट होने वाली इंक्रीज हो जाएगी, तो हैंस जी डैश विल डिक्रीज। तो दिस इम्प्लाइज कि अगर हमारा ओमेगा इंक्रीज हो जाए तो हमारा जी डैश हो जाएगा डिक्रीज, अगर हमारा ओमेगा डिक्रीज हो जाए तो हमारा जी डैश हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, तो अर्थ आज जितनी स्पीड के साथ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, अगर उसकी स्पीड उससे ज़्यादा हो जाए तो हमारी जो ग्रेविटी अर्थ के ऊपर फिलहाल काम कर रही है उसकी वैल्यू कर जाएगी डिक्रीज। ठीक है, सिमिलर फैशन में कि अर्थ जिस वैल्यू के साथ आपकी कर रही है रोटेट, वो वैल्यू कर जाए डिक्रीज, तो आपकी जो ग्रेविटी वैल्यू है वो कर जाएगी इंक्रीज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 4 चीज़ें हैं जहाँ पर आपकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है। कहाँ कहाँ कर रही है, सबसे पहली चीज़ इक्वेटर के ऊपर सबसे कम वैल्यू है, हाइट के साथ डिक्रीज हो रही है, डेप्थ के साथ डिक्रीज हो रही है, एंड फाइनली अगर आपकी अर्थ ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करना शुरू कर दे, है ना, रोटेशन ऑफ अर्थ के साथ, वहाँ पर भी आपकी ग्रेविटी वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज। तो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों से कि अगर हम किसी माउंटेन के ऊपर हैं तो बताइए प्लेन से आपकी ग्रेविटी वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज। ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मेरा ये आंसर आपके साथ होगा। ठीक है, तब तक के लिए डू कीप शेयरिंग, है ना, और लाइक करना ज़रूर इसको ध्यान रखें, और शेयर करना भी आप इसको ध्यान रखें, और कोशिश करें कि जब आप पढ़ते हैं तो ट्राई टू मेक नोट्स कि आपको क्विकली ये सारी चीज़ें जो हैं वो याद हो जाएं। ठीक है, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग।